कहानी की शुरुआत 4 रग्बी प्लेयर्स से होती है जो मछली पकड़ने के लिए समंदर में निकले थे, लेकिन जब वापस लौटने का वक्त आया तो करीब 50 मीटर दूर उनका एंकर समुद्र की तलहटी में बुरी तरह फंस गया। वो महंगा एंकर छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए कप्तान ने सबको मिलकर खींचने को कहा। चारों प्रोफेशनल एथलीट अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी खींचने लगे। इतनी ताकत लगाई कि पूरी नाव एक तरफ झुकने लगी, लेकिन वो मनहूस एंकर हिल तक नहीं रहा था। आखिर में कप्तान ने एंकर को इंजन की ताकत से खींचने का फैसला किया और बस इसी एक गलती की वजह से ये इवेंट दुनिया का सबसे खतरनाक सर्वाइवल मिशन बन गया। 20 फरवरी 2009 शनिवार सुबह 5 बजे चारों रग्बी प्लेयर्स मरीना पर पहुंचे। आज उनका प्लान था आराम से वीकेंड फिशिंग ट्रिप एंजॉय करने का। ये चारों थे निक शुलर, विल ब्लैकली, कोरी स्मिथ और मार्क्विस कूपर। चारों की दोस्ती रग्बी से शुरू हुई थी और अब वो भाई जैसे थे। उन्हें क्या पता था कि ये आम सा दिखने वाला वीकेंड उनकी जिंदगी बदल देगा। विल पहली बार समंदर में जा रहा था, इसीलिए वो बहुत एक्साइटेड। उसने पूछा कि क्या समंदर बहुत उछाल मारेगा। मार्क्विस ने कहा थोड़ा बहुत हो सकता है, क्योंकि वो तूफान आने से पहले फिशिंग स्पॉट पर पहुंचना चाहता है। तूफान शब्द सुनते ही विल चौकन्ना हो गया। उसने पूछा कैसा मौसम है। मार्क्विस ने सच बताया कि एक बड़ा तूफान आ रहा है, लेकिन उसने टाइमिंग कैलकुलेट कर ली है। वो लोग दोपहर 3-4 बजे तक फिशिंग खत्म कर लेंगे और शाम से पहले लौट आएंगे। खराब मौसम, देर रात आएगा। प्लान सुनकर विल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसके मन का डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। कोरी ने एक वाटरप्रूफ बैग निकाला और सबको कहा अपने फोन उसमें रख दो। उसने कहा कि समुद्री नमक फोन खराब कर सकता है और कुछ मील दूर जाने के बाद वैसे भी सिग्नल नहीं मिलेगा। विल ने माना कि ये सही है, लेकिन फिर भी उसने कंफर्म किया कि नाव में रेडियो है ना। मार्क्विस ने मजाक में कहा 2 स्ट्रॉ और एक लंबी रस्सी है। सब हंस पड़े। फिर उसने सीरियस होकर बताया कि हाँ रेडियो है। विल ने थोड़ा शर्माते हुए माना कि शायद वो जरूरत से ज्यादा सावधान हो रहा है, लेकिन उसके अंदर की बेचैनी अभी भी कहीं बाकी थी। सुबह 6:30 बजे नाव गहरे समंदर की तरफ बढ़ रही थी। सब कुछ खूबसूरत लग रहा था, लेकिन उसी समय जमीन पर टीवी में मौसम विभाग तेज ठंडी हवा और बड़े तूफान की चेतावनी दे रहा था। मौसम वैज्ञानिक इसे ऊपरी वायुमंडलीय अशांति कह रहे थे। निक की मां ने मौसम रिपोर्ट देखकर तुरंत उसे कॉल किया। फोन कुछ देर बजा और फिर वॉइसमेल पर चला गया, क्योंकि फोन तो वाटरप्रूफ बैग में बंद था। मां ने मैसेज छोड़ा कि उसने मौसम की खबर देखी है और वो बस कंफर्म करना चाहती है कि निक को तूफान की जानकारी है। उसकी आवाज में साफ चिंता थी, लेकिन ये मैसेज कभी सुना नहीं जाएगा। नाव में हिप हॉप म्यूजिक बज रहा था। वो पहले फिशिंग स्पॉट पर पहुंचे और लाइन डाल दी। निक की किस्मत अच्छी थी, जल्दी ही उसने एक बड़ी मछली पकड़ ली। वो खुशी से सबको दिखाने लगा। मार्क्विस ने उस जगह को कूपर्स होल नाम दिया था और बोला ये जगह कभी निराश नहीं करती। निक ने मजाक में कहा कि ये नाम बोलने में अजीब लगता है। इसी बीच विल की नजर कोरी की उंगली में चमकती रिंग पर पड़ी। वो 2002 सुपर बाउल चैंपियनशिप की रिंग थी जो उसने टैंपा बे बुकानियर्स के साथ जीती थी। वो उसके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन ग्लोरी ज्यादा वक्त नहीं टिकती। कुछ देर बाद मार्क्विस ने और गहरे पानी में जाने का फैसला किया। नाव फिर से तेज रफ्तार से आगे बढ़ी। तभी निक का चेहरा पीला पड़ने लगा। लहरों के झटकों से उसका पेट मचलने लगा। उसे सी सिकनेस हो गई। वो नाव के किनारे झुककर गहरी सांस लेने लगा, लेकिन राहत नहीं मिली। विल ने कहा कि वो लेट जाए क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब लग रही है। निक ने कमजोर आवाज में कहा कि सुबह उसे अक्कड़ नहीं दिखानी चाहिए थी। उसने मजाक उड़ाया था कि सी सिकनेस की दवा कमजोर लोगों के लिए होती है। अब उसे अपनी गलती समझ आ रही थी, लेकिन देर हो चुकी थी। 4 घंटे बाद सुबह 9 बजे वो मार्क्विस के पसंदीदा गोल्डन स्पॉट पर पहुंचे। इंजन बंद किया गया और एंकर डालने की तैयारी हुई। मार्क्विस ने खास तौर पर कहा कि रस्सी टाइट रखकर धीरे धीरे एंकर नीचे छोड़ो। पिछली बार गलती से एंकर खो दिया था। दोपहर 1 बजे तक आसमान काला होने लगा। तूफान करीब आ रहा था। उन्होंने तुरंत वापस लौटने का फैसला किया। कोरी एंकर उठाने लगा, लेकिन एंकर फंस चुका था। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन रस्सी सीधी तनी रही। एंकर नहीं हिला। मार्क्विस भी जुड़ गया। फिर चारों ने मिलकर खींचा, लेकिन एंकर समुद्र की चट्टानों में बुरी तरह अटका था। आसमान और काला हो रहा था। बिजली गरज रही थी। मार्क्विस ने फैसला किया कि इंजन से खींचते हैं। इंजन स्टार्ट हुआ। नाव आगे बढ़ी। रस्सी और तनी। उसने सबको पकड़कर रहने को कहा। नाव जोर से हिल सकती है। उसने धीरे धीरे एक्सेलरेटर बढ़ाया। इंजन गरजा, लेकिन रस्सी पीछे से नाव को नीचे खींच रही थी। नाव का अगला हिस्सा ऊपर उठ गया। पिछला हिस्सा पानी में धंस गया। नाव खतरनाक एंगल पर झुक गई। चारों लोग रेलिंग पकड़कर लटके हुए थे। उनकी पूरी नजर पीछे की तनी रस्सी पर थी। किसी ने सामने से आती खतरे की दीवार नहीं देखी। एक विशाल लहर सामने से उठ रही थी। आसमान काला था और वो लहर एक चलती हुई पानी की दीवार जैसी दिख रही थी। जब उन्हें रोशनी का बदलाव और अजीब गरज सुनाई दी, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो विशाल लहर सीधे नाव के अगले हिस्से से टकराई। नाव ऐसे पलटी जैसे किसी दैत्य ने उसे हाथ से थप्पड़ मारा हो। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। जब वो पानी के ऊपर आए तो उन्होंने देखा नाव पूरी तरह उलट चुकी थी। उनकी सुरक्षा अब सिर्फ एक उलटी पड़ी नाव की खाली खोल बन चुकी थी। चारों एक दूसरे के नाम चिल्लाने लगे, कंफर्म करने के लिए कि सब जिंदा हैं। मार्क्विस ने सबको नाव के पास आने को कहा। उलटी नाव थोड़ी फ्लोट कर रही थी, सहारा दे सकती थी। उन्होंने कोशिश की नाव को सीधा करने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी विल को याद आया एंकर की रस्सी अभी भी जुड़ी है। वही वजन नाव को नीचे खींच रहा है, लेकिन कांटे कैसे? कोई चाकू नहीं था। विल पानी में डुबकी लगाकर गया और प्रोपेलर के तेज किनारे से रस्सी काट दी।
रस्सी कटने के बाद भी हालत ज्यादा नहीं बदले। नाव अब भी उलटी ही थी। लगभग 30 मिनट तक समुद्र में भटकने के बाद मार्क्विस के दिमाग में एक नया प्लान आया। उसने कहा कि जो रस्सी अभी काटी है उसे नाव के एक साइड में बांधकर सब मिलकर खींचते हैं, शायद रस्सी के सहारे नाव को पलट सकें। सुनने में प्लान ठीक लगा तो चारों फिर जुट गए। उसी समय जमीन पर तूफान तेज होता जा रहा था। मौसम विभाग बता रहा था कि ये तूफान 2nd कैटेगरी हरिकेन की ताकत तक पहुंच सकता है। पाउला ने फिर से निक को फोन किया, लेकिन इस बार भी सीधा वॉइसमेल। उसने मैसेज छोड़ा कि तूफान बहुत खतरनाक लग रहा है और उम्मीद है वो लोग लौट रहे होंगे। उसकी आवाज में डर साफ था, लेकिन वो मैसेज भी कभी नहीं सुना जाएगा क्योंकि फोन समंदर में बंद पड़े थे। उलटने के करीब 5 घंटे बाद चारों को समझ आ गया कि नाव सीधी करना लगभग नामुमकिन है। नाव भारी थी और ठंडे पानी में उनकी ताकत तेजी से खत्म हो रही थी। हर कोशिश में एनर्जी जा रही थी और इस बर्फ जैसे ठंडे पानी में ताकत ही जिंदगी थी। धीरे धीरे सबको मानना पड़ा कि वो इस नाव को नहीं पलट सकते। अब नया रास्ता ढूंढना था। मार्क्विस ने खुद को शांत किया और सोचा कि नाव से क्या क्या काम की चीजें निकाली जा सकती हैं। उसने याद दिलाया कि नाव में एक कूलर है जिसमें खाना और पानी है और वो शायद रस्सी से बंधा होगा। विल ने तुरंत पूछा, लाइफ जैकेट कहाँ है? मार्क्विस ने बताया कि केबिन के बाईं तरफ वाले स्टोरेज में है। विल बोला, वो जाकर निकालता है। लेकिन मार्क्विस ने एक बड़ी समस्या बताई। अगर केबिन खोला तो पानी अंदर भर जाएगा और नाव जल्दी डूब सकती है। ये बहुत मुश्किल फैसला था। नाव को जितना हो सके तैरते रहने देना या रिस्क लेकर लाइफ जैकेट निकालना। थोड़ी देर सोचने के बाद सबने समझ लिया, नाव तो देर सवेर डूब ही जाएगी, लेकिन लाइफ जैकेट अभी चाहिए। बिना उसके वो ठंडे पानी में रात तक नहीं टिक पाएंगे। मार्क्विस ने खुद जाने का फैसला किया। कप्तान होने के नाते वो जिम्मेदारी ले रहा था, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसने मोटे कपड़े पहन रखे थे जिनसे वो पानी में डूब नहीं पा रहा था। उसने शर्ट उतार दी, भले इससे उसे और ठंड लगे। गहरी सांस लेकर वो पानी में डूब गया। इस बार वो सफल हुआ। अंधेरे पानी में टटोलते हुए उसने केबिन का हैंडल पकड़ा। ऊपर बाकी तीनों ने महसूस किया कि नाव थोड़ी और नीचे जा रही है, लेकिन कुछ ही पल में वो रुक गई। थोड़ी देर बाद मार्क्विस पानी से बाहर आया, हाथ में लाइफ जैकेट लिए। तीनों ने राहत की सांस ली। फिर वो दोबारा गया और 2 और लाइफ जैकेट निकाल लाया। थोड़ा आराम करने के बाद वो तीसरी बार गया और इस बार फ्लेयर गन लेकर आया। ये असली उम्मीद थी। फ्लेयर मतलब सिग्नल भेजने का मौका। अगर कोई जहाज पास से गुजरा तो शायद देख ले। अब केबिन में लगभग 15 बोतल पानी बची थी। अगर वो मिल जाती तो वो ज्यादा देर टिक सकते थे। इस बार कोरी ने कहा कि वो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो नीचे गया कुछ सेकंड में वापस आ गया। उसने घबराकर कहा कि उसे कुछ दिख नहीं रहा, पानी बहुत ठंडा है, वो दोबारा नहीं जाएगा। तभी दूर से एक आवाज आई, जहाज का हॉर्न। चारों अचानक जोश में चिल्लाने लगे। उन्होंने हाथ हिलाए, फ्लेयर चलाया। वो पागलों की तरह चिल्ला रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि जहाज उन्हें देख ले, लेकिन जहाज अपनी दिशा में चलता रहा। हॉर्न की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई। जहाज अंधेरे और तूफान में गायब हो गया। उनकी आवाजें धीरे धीरे थम गईं। कुछ पल पहले की उम्मीद अब फिर से खालीपन में बदल गई थी। अचानक निक को याद आया, उसका बैग, उसमें फोन है। अगर वो बैग मिल जाए तो शायद कॉल कर सकें। ये सोचकर सबके अंदर फिर उम्मीद जगी। निक ने कहा उसे थोड़ा आराम चाहिए ताकि शरीर थोड़ा गर्म हो जाए, फिर वो डुबकी लगाएगा। इसी बीच माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए विल ने मजाक किया। उसने कोरी से पूछा कि क्या इससे भी बुरा कुछ हो सकता है, जैसे पिछले साल डेट्रॉइट की टीम का 0-60 का रिकॉर्ड। सब थके हुए थे, फिर भी हल्की सी हंसी निकल गई। कोरी बोला कि शायद ये पहली बार है जब वो कहेगा कि काश वो अभी डेट्रॉइट में होता। जमीन पर पावला और निक की माँ फोन पर बात कर रही थी। दोनों परेशान थीं क्योंकि किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा था। आखिर उन्होंने पुलिस को कॉल करने का फैसला किया। समंदर में निक ने ताकत जुटाई और डुबकी लगाकर बैग निकाल लाया। तीनों खुश हो गए। उन्होंने फोन निकाले और कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई सिग्नल नहीं। निक गुस्से और निराशा में चिल्लाया, 911 तो हर जगह लगना चाहिए ना, सैटेलाइट वगैरह कुछ नहीं होता। लेकिन सच ये था कि समंदर के बीचों बीच उनका फोन बेकार था। आधुनिक दुनिया का सबसे जरूरी उपकरण यहाँ सिर्फ एक बंद डिब्बा बन चुका था। मार्क्विस ने कहा, फोन बंद कर दो, अगर सिग्नल नहीं है तो बैटरी बचानी होगी, शायद बाद में कहीं सिग्नल मिल जाए। उधर पुलिस को रिपोर्ट मिल चुकी थी। मरीना में एक पिकअप ट्रक मिला था जिसके पीछे खाली ट्रेलर था। शक था कि वो लोग समंदर में फंस गए हैं। कोस्ट गार्ड को खबर दे दी गई थी। सर्च ऑपरेशन शुरू हो चुका था, लेकिन समंदर में फंसे चारों को ये नहीं पता था कि मदद रास्ते में है। रात गहराने लगी। मार्क्विस की हालत बिगड़ने लगी। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था, दांत किटकिटा रहे थे। वो बोल भी मुश्किल से पा रहा था कि उसे बहुत ठंड लग रही है। निक ने उसे समझाया कि अभी ठंड लगना अच्छा संकेत है, इसका मतलब है शरीर अभी भी लड़ रहा है। असली खतरा तब है जब इंसान को ठंड महसूस होना बंद हो जाए। तब शरीर का तापमान खतरनाक स्तर तक गिर चुका होता है और दिमाग गलत सिग्नल देने लगता है। उन्होंने खुद को मोटिवेट करने के लिए ट्रेनिंग के दौरान चिल्लाया जाने वाला नारा दोहराया। वो नारा अब सिर्फ शब्द नहीं था, बल्कि जिंदा रहने की जिद थी। तभी कोरी ने देखा कि बारिश रुक गई है। निक ने कहा, शायद भगवान ने सुन ली। लेकिन उसी वक्त दूर से एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई दी। ये बिजली की आवाज नहीं थी, कुछ बड़ा उनकी तरफ आ रहा था। चारों ने ध्यान से सुना। आवाज तेज होती जा रही थी और फिर उन्होंने देखा। चारों ने कान खड़े कर लिए। वो अजीब सी गड़गड़ाहट लगातार तेज होती जा रही थी। ये आवाज बिजली की नहीं थी, कुछ अलग थी, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज पानी को चीरते हुए उनकी तरफ आ रही हो। कोरी ने भी साफ सुना। सबने सांस रोक ली और अंधेरे में देखने की कोशिश करने लगे कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है।
समंदर की सतह पर हलचल बढ़ने लगी थी। दूर पानी के ऊपर कुछ भारी सा हिलता हुआ दिख रहा था। गड़गड़ाहट अब और पास आ चुकी थी। लहरों का पैटर्न भी बदलने लगा था, जैसे कोई ताकतवर चीज पानी को धकेल रही हो। चारों पूरी तरह चौकन्ने हो गए। उनकी धड़कनें तेज हो गईं। ठंड, थकान और डर के बीच वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर सामने क्या है। गड़गड़ाहट अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। तभी एक बहुत बड़ी लहर दीवार की तरह पूरी तबाही लेकर उनकी तरफ दौड़ी। उसका जोर इतना भयानक था कि चारों को नाव से अलग अलग दिशाओं में उछालकर फेंक दिया। दुनिया फिर से घूमने लगी। ऊपर नीचे सब उल्टा पुल्टा हो गया। चारों तरफ से समुद्र का पानी टूट कर आया और सब कुछ निगल गया। कानों में बस टेढ़ी मेढ़ी चीखों की आवाज गूंज रही थी, जो पानी के अंदर दबकर अजीब और दूर सी लग रही थी। चारों अलग अलग जगह पर समंदर की सतह पर तैर रहे थे। हर कोई अंधेरे में छटपटा रहा था, एक दूसरे को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, उस पलटी हुई नाव को ढूंढने की कोशिश कर रहा था जो अब उनका इकलौता सहारा थी। अचानक विल चिल्लाया कि उसे नाव दिख रही है। निक पूरी ताकत लगाकर उसकी दिशा में तैरने लगा। कुछ मिनटों की तलाश जो घंटों जैसी लग रही थी, उसके बाद चारों किसी तरह फिर से नाव तक पहुंच गए और दोबारा साथ इकट्ठा हो गए। तभी विल दर्द से कराह उठा। उसकी टांग किसी चीज से कट गई थी और खून बह रहा था। उसी वक्त एक और बड़ी लहर आकर उन पर गिरी। उधर तट रक्षक अधिकारी क्रूज को अभी तक कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं मिली थी, लेकिन बंदरगाह पर एक गाड़ी खड़ी मिली जिसके पीछे खाली बोट ट्रेलर लगा था। पार्किंग में वहीं एकमात्र गाड़ी बची थी। कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं आया था, न ही कोई SOS बीकन। क्रूज ने हालात को समझने की कोशिश की। तूफान दोपहर से ही अंदर की तरफ बढ़ रहा था। ऐसे तापमान में अगर कोई पानी में गिर जाए तो उसके जिंदा रहने का समय बहुत सीमित होता है। उसने तुरंत अलर्ट जारी किया, सभी फ्रीक्वेंसी मॉनिटर करने को कहा और चैनल 16 पर कॉल करने का आदेश दिया। सर्च और रेस्क्यू ऑन ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, लेकिन तूफानी रात में बहुत कम किया जा सकता था और हर मिनट की देरी समंदर में फंसे लोगों के लिए जिंदगी और मौत का फर्क बन सकती थी। समंदर में हालात और खराब होते जा रहे थे। बड़ी बड़ी लहरें बार बार उठती, चारों को नाव से गिरा देती और वे फिर तैरकर वापस चढ़ने की कोशिश करते। हर बार की टक्कर उनकी ताकत खत्म कर रही थी। हर बार नाव पर चढ़ना पहले से ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। अचानक कोई चिल्लाया कि नीचे कुछ बहुत बड़ा है, जैसे कोई विशाल जानवर। माहौल में घबराहट भर गई। मार्क्विस की प्रतिक्रिया बहुत कमजोर थी। वह कांपती आवाज में बोल रहा था। निक बार बार उसका नाम पुकार रहा था। मार्क्विस टूटती फूटती आवाज में बोला कि उसे महसूस हो रहा है कि उसके अंदर कुछ हो रहा है, जैसे अंदर की तरफ खिंचाव हो रहा हो, जैसे शरीर का कंट्रोल जा रहा हो। उसे लग रहा था उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही है। निक ये सब सुनना नहीं चाहता था। उसने जोर से उसे रोका और कहा, ऐसी हार मानने वाली बातें मत करो, सबको डटे रहना होगा। लेकिन मार्क्विस बहुत कमजोर आवाज में कहता रहा कि अगर उसे यहीं मरना है तो ये शायद उसकी किस्मत है। नमकीन समुद्र ही उसकी जगह है। उसने सुबह कहा था कि समुद्र उसे सुकून देता है, घर जैसा एहसास देता है। शायद यही उसका असली घर है। उसकी आवाज और कमजोर हो गई। उसकी आंखें खाली होने लगीं। अचानक उसकी आंखों में हल्की चमक आई। वह कहीं देखने लगा और बुदबुदाया कि उसे अपनी बेटी दिख रही है, जैसे वह मुस्कुरा रही हो, हाथ बढ़ाकर उसे गले लगाने आ रही हो। निक को तुरंत समझ आ गया कि कुछ गलत है। उसने जोर से कहा कि उसकी बेटी यहाँ नहीं है, वह यहाँ नहीं है। उसने मार्क्विस को झकझोरा ताकि वह होश में आए, लेकिन उसकी आंखों में बस उलझन और तड़प थी। सबसे कमजोर पल में उसका दिमाग उसे सबसे गर्म और प्यारी तस्वीर दिखा रहा था। निक चिल्लाता रहा कि वे लोग यहाँ नहीं हैं, ये सब भ्रम है। किसी ने घबराकर पूछा क्या हो रहा है। निक ने भारी आवाज में कहा, हाइपोथर्मिया। मार्क्विस का शरीर का तापमान खतरनाक स्तर तक गिर चुका है। शरीर काम करना बंद कर रहा है, दिमाग पर असर पड़ रहा है, इसलिए उसे भ्रम हो रहे हैं। निक ने कहा, उसे गर्मी चाहिए, शरीर की गर्मी। वे सब उसे घेर कर अपने शरीर की गर्मी से उसे गर्म रखने की कोशिश करें, यही अभी उनका इकलौता रास्ता है। चारों एक साथ सटकर खड़े हो गए, मार्क्विस को बीच में लेकर। ठंडे पानी में खड़े होकर वे अपनी बची खुची गर्मी उसे देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी खुद की गर्मी भी तेजी से खत्म हो रही थी। वे उसे कितना बचा सकते थे। रात लंबी थी, तूफान जारी था, उनकी जिंदगी की लौ धीरे धीरे बुझ रही थी। मार्क्विस सबसे पहले खतरे में पड़ा था, लेकिन सब जानते थे अगर हालात नहीं बदले तो बाकी भी ज्यादा देर नहीं टिकेंगे। अंधेरे और ठंड में चारों पूरी ताकत से साथ चिपके रहे, आखिरी हिम्मत से प्रकृति की बेरहमी के खिलाफ लड़ते हुए। उन्हें नहीं पता था सुबह आएगी या नहीं, बचाव दल उन्हें ढूंढ पाएगा या नहीं। इस पल तक वे जिंदा थे, वे अभी भी लड़ रहे थे। उधर जमीन पर पाओला ने फिर से निक को मैसेज छोड़ा कि उसे बहुत चिंता हो रही है। उसने बताया कि पार्किंग में मार्क्विस की ट्रक ही अकेली खड़ी मिली है। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी कि शायद चारों दोस्त कहीं बैठकर शराब पी रहे हों और फोन बंद हो गया हो। निक की माँ भी बेचैनी से इंतजार कर रही थी। मार्क्विस की पत्नी रेबेका ने भी फोन किया। दोनों औरतों को अपने पतियों की कोई खबर नहीं थी। रेबेका ने कहा कि मार्क्विस ने बताया था कि वह देर से लौट सकता है, लेकिन फोन बंद होना अजीब लग रहा है। उसने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश की और कहा कि चारों मजबूत आदमी हैं, कुछ नहीं होगा। फोन रखने के बाद दोनों औरतें एक दूसरे को दिलासा देती रहीं, लेकिन अंदर का डर बढ़ता जा रहा था। समुद्र में हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। विल कोशिश कर रहा था कि मार्क्विस होश में रहे। कुछ देर के लिए वह संभला, लेकिन फिर उल्टी सीधी बातें करने लगा। उसकी बातें समझ नहीं आ रही थीं। अचानक वह बेकाबू होकर जोर जोर से छटपटाने लगा। उसकी ताकत हैरान करने वाली थी,
जबकि वह बेहद कमजोर हालत में था। एथलीट जैसा शरीर अभी भी उसमें अचानक ताकत भर रहा था।